नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और आज हमारा जो क्लास है भाई, आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रायद्वीपीय भारत पर। यानी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे भाई पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में, या प्रायद्वीपीय इंडियन के बारे में, या प्रायद्वीपीय पठार। यानी हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार का जो हमारा टॉपिक है। तो आज हम पूरी तरीके से हम कवर करने वाले हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जो हमारा पठारी हिस्सा है, कितने क्षेत्र पर भारत के पठारी हिस्सा है, कितने क्षेत्र पर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले हम जो लास्ट क्लास जो थी हमारी, जिसमें कि हम हिमालय को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे आपके सामने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्रायद्वीपीय पठार की बात की जा रही है। हम लोग पठारों के बारे में बात करेंगे पूरी तरीके से। हम किसके ऊपर बात करेंगे, पठार के ऊपर बात करेंगे। भाई पठार है क्या, प्रायद्वीपीय पठार, या मैं यहां पर इसमें यह भी लिख सकता हूं भाई प्रायद्वीपीय भारत के पठार और पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पठार व पहाड़ियां, ठीक है। हम यहाँ पर पहाड़ियों भी लिख सकते हैं, पठार भी लिखा जा सकता है। तो मोस्टली हम इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है भाई पठार है क्या, और ये प्रायद्वीपीय क्या होता है। समझ में आ रहा होगा भाई कि प्रायद्वीपीय क्या होता है और पठार किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग भारत के, अगर हम ना यहाँ पर भाई भारत के अगर मैप को दर्शाएं, तो ये हमारा भारत का मैप कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार होगा, ठीक है भाई। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई, पूरी तरीके से हम यहाँ पर जो है कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की ही बात करेंगे, ठीक है भाई। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, या बिल्कुल पूरी तरीके से अगर हम कवर करेंगे तो केवल प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही निर्माण करना है हमको। अब प्रायद्वीपीय और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया भाई, ये है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो ये भाई आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये आपका अरब सागर है, अरब सागर। और दक्षिण में हम बात करते हैं भाई आपके हिंद महासागर के बारे में, हिंद महासागर कंप्लीट। अब सबसे पहला पॉइंट है भाई कि ये तो क्या, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। कितनी ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और अगर भाई चारों ओर से जो पानी के अंदर होता है उसे हम आइसलैंड, द्वीप कहते हैं, ठीक है। उसे द्वीप कहा जाता है, जो कि पानी के ऊपर टापू टाइप के जो बने होते हैं उसे हम द्वीप कहते हैं। और अब हम बात करते हैं भाई प्रायद्वीपीय, समझ में आया। अब हम बात करते हैं भाई पठार क्या होते हैं, प्लेटू, ठीक है भाई। प्लेटू किसे कहा जाता है, जो हमारा प्लेटू है किसे कहा जाता है, प्लेटू क्या होते हैं भाई। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताऊं, ये है आपका भाई, ये क्या है, ये पर्वत है, और ये हमारी श्रृंखलाएं हैं, रेंज, ठीक है भाई। ये आपका पर्वत, ये रेंज, और ये है आपकी, ये जो है पीक, चोटी, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी चोटी है। और जब हम इस प्रकार से किसी समतल भाग की बात करते हैं, मतलब जमीन से ऊपर उठे हुए समतल भाग की अगर बात की जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेटू। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्लेटू, यानी कि पठार। क्या कहते हैं, पठार कहा जाता है।
और जैसे कि हम लोग जानते हैं भाई, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा है, जो पूरा अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा भाई क्या है, गोंडवाना क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। जो हमारे पास में भाई जो गोंडवाना भूमि थी, उस गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है, जो कि कैसा है, समूते यानी कि पृथ्वी तल से उभरा हुआ ऊपर की ओर समतल सपाट है, और जिसे हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ और भी कई सारी चीजें होंगी, यहाँ हम लोग और भी चीजों पर बात करेंगे। तो जैसे कि मैं यहां बना देता हूं भाई, ये आपका पठारी क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। मैं यहां पर पठारी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका पठारी क्षेत्र है जो हमारे दक्षिण भारत में स्थित है। ये पूरा का पूरा हमारा पठारी भाग है। क्या है, पठारी भाग है, प्लेटू वाला क्षेत्र है। और इस प्लेटू के अंदर तो ये आपके भाई अनेक प्रकार की पहाड़ियां भी होंगी। क्या होंगी, पहाड़ियां भी पाई जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ, तो ये जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई, ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। क्या है, वेस्टर्न घाट है। और ये आपका भाई नीलगिरी पर्वत स्थित है। ये यहां पर नीलगिरी पर्वत बसा हुआ है, जो कि भाई क्या है, तो ये आपके अनेक प्रकार की कुछ ऐसी पहाड़ियां होंगी जो हम यहां पर उसे दर्शाएंगे या उसकी बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहां की बात करते हैं तो ये है भाई आपका अरावली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, अरावली पर्वत या अरावली रेंज की हम बात करते हैं। किसकी बात की जा रही है, रेंज की बात की जा रही है भाई, किसकी, श्रेणी की बात की जा रही है। और जस्ट इसके जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ये है आपका भाई, इस प्रकार से जब हम बात करते हैं, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और जस्ट इसके दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। ये यहां हमारी सतपुड़ा रेंज है। तो इस प्रकार से भाई अनेक प्रकार के जो हमारा पठारी क्षेत्र है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो इस पठार पर कैसा क्षेत्र है भाई, तो जमीन से ऊपर समतल क्षेत्र को ही हम पठार कहते हैं। जो क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है इसे हम कहते हैं पठारी भाग। और अगर भारत के पठारी भाग की हम बात करते हैं कि भारत का जो पठारी हिस्सा है, और इस तरफ जब हम बात करते हैं भाई ये, तो ये आपका जो है कि पूर्वी घाट है। क्या है, पूर्वी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट है। और ये मैंने आपको बता दिया भाई, मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है, मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि भारत की, ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। जो हमारी नदियां हैं, तो अधिकतर नदियां जो है कि क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने का काम करती हैं, जिस कारण जो हमारा पूर्वी घाट है कैसा है भाई, विच्छेदित है, अपरदित हो चुका है। कैसा हो चुका है, अपरदित हो चुका है, जिसके कारण इसकी नदी के बहाव के कारण इसकी जो मिट्टी है, जो इसका मिट्टी का जो कटाव है वो अधिक हुआ है। इस कारण ये पूरी तरीके से भाई अपरदित हो चुका है। और इसी के साथ साथ जब हम और भी कई सारी पर्वत श्रेणियां होंगी तो हम उनकी भी बात करेंगे। अब जानते हैं भाई, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, यानी कि जो भारत का पठारी हिस्सा है, कितने प्रकार में फैला हुआ है और किस प्रकार से इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग है, मुख्य भाग है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है। यानी कि हमारा जो ये वाला जो पार्ट है भाई, हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में ही फैला हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा
प्रायद्वीपीय हिस्से में फैला हुआ है, तो इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और जबकि अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, किसकी बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 1700 किलोमीटर है। कितनी है? 1700 किलोमीटर है। और कहीं कहीं आपको भाई 1600 किलोमीटर भी दे रखा है, ठीक है। और अगर हम बात करते भाई पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? पश्चिम की बात की जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। अगर हम इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपके लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा का पूरा 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ऐसा ही नहीं है, अब हम इसे जो है कि भाई अलग अलग प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए कि भाई ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई जो है कि भाई आपकी 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई पर ये स्थित है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हम कुछ और पॉइंट्स होंगे जो मैं बात करता हूं कि भाई प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में बांटने का काम किया जाता है? इसे हम जो है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, या हम ये भी कहें कि भाई यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठारों की जो औसत ऊंचाई होगी तो वो कितनी है? 600 से 900 मीटर है। कितना है? 600 से 900 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर है? चले अब इसके आगे हम जो बात करेंगे, जैसे कि इस पठारी क्षेत्र में, जो हमारा पठारी क्षेत्र है, तो भाई इसमें जो है कि अनेक प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्या पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, कैमूर पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत, तो ये सभी क्या हैं? तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है आपका दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। जो भाई ये वाला पूरा पार्ट जो है, अगर हम इस वाले पूरे पार्ट की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? दक्कन का पठार कहलाता है। यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है कि हमारा दक्कन का पठार कहलाता है। और अगर इसके ऊपर जाएं, जब हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, तो मैं आपको पहले वीडियो में क्लियर कर चुका था, जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग क्लियर कर चुके थे कि भाई भारत के उत्तर में, कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग? भारत के उत्तर की बात की जा रही है। तो उत्तर में क्या है भाई? पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र नहीं है। तो हम पठारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ है? आपके भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप इसे जो है कि एक बार नोट कर ले भाई, सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और मैं यहां पर अब आपको क्लियर कर देता हूं भाई कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम कैसे पढ़ते हैं इसे। ठीक है, हम उसी पर डिस्कस करेंगे भाई। जैसे प्रायद्वीपीय पठार, तो भाई प्रायद्वीपीय पठार को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। और मैं पूरी तरीके से इसे कंप्लीट बताऊंगा भाई कौन कौन से पठार हैं जिनको हम एक एक पार्ट में कंप्लीट करते हैं।
समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहां हम बात करते हैं भाई आपके मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार के बारे में। मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार, तो पहला पॉइंट तो ये है आपका। और जिसमें कि हम लोग बात करते हैं आपके मालवा के पठार के बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में, बघेलखंड के पठार के बारे में, मेघालय के पठार के बारे में, छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम किस में पढ़ते हैं? आपके मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं लिख देता हूं भाई, जैसे कि हम यहां बात करते हैं भाई अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? अरावली पर्वत। ठीक, दूसरे स्थान पर हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे भाई? पहले स्थान पर हो गया आपका अरावली पर्वत, और दूसरे पे हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। किसकी बात होगी? या मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे भाई बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, क्लियर? अरावली का पर्वत, अरावली पर्वत हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और मेघालय का पठार। तो ये हो गया आपके भाई मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम इन चीजों को पढ़ते हैं, और इन पर हम डिस्कस भी करेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें होंगी। पूरी तरीके से हम यहां पर इस एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना सभी की? चलिए अब बात करते हैं भाई प्रायद्वीपीय पठार का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, तो जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। और जिसमें कि हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है भाई, सबसे पहले जो बात होगी वो किसके बारे में होती है? सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात होगी। और सतपुड़ा के बाद में, यानी जब हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो उसके बाद में हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है भाई, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन क्या होता है भाई? महानदी बेसिन हम अभी पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। उड़ीसा उच्च भूमि का पठार, उड़ीसा, ओडिशा उच्च भूमि का पठार, ओडिशा उच्च भूमि का पठार। और साथ ही साथ में हम जहां पर बात करेंगे आपके दंडकारण्य, भाई दंडकारण्य क्या होता है, और साथ ही साथ में तेलंगाना पठार के बारे में, या आंध्र प्रदेश के पठार के बारे में, तमिलनाडु के पठार के बारे में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन दोनों पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, और इसके बाद तमिलनाडु के पठार के बाद हम बात करते हैं आपके भाई पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के बाद आती है आपकी पूर्वी घाट की बारी। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला है आपका भाई मध्यवर्ती, और दूसरा है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरे पहले नंबर पर मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार के बारे में हम बात करते हैं। अब जिसमें कि हम सबसे पहले पॉइंट को, किस पॉइंट को कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके
दक्कन के पठार की। किसकी बात करेंगे? दक्कन के पठार को हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? चलिए दक्कन के पठार से नहीं, हम यहीं से शुरुआत करते हैं, आपके अरावली पर्वत से ही इसकी शुरुआत करेंगे। यानी जब हम पठारी क्षेत्र को पढ़ रहे हैं तो भाई यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में ही आना चाहिए बस। ठीक है भाई, ये तो आप सब कवर कर ही चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि भाई जो हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो इसमें से लगभग जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर वाला एरिया है, कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर वाला जो एरिया है, जिसमें से 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला है ये एरिया? आपके 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जिसमें से अगर हम बात करते हैं भाई आपके दक्कन के पठार की बात करते हैं, तो भाई दक्कन का पठार जो है कि आपके 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आ गया? तो दोनों पठारी क्षेत्रों को मिलाकर के कितने में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के आधे क्षेत्रफल पर पठार, पहाड़ी, पर्वत, चोटियां ये सब स्थित हैं। पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां सब कुछ स्थित है आपके आधे भारत में। और आधे भारत में आपके मैदानी क्षेत्र स्थित हैं। कैसे क्षेत्र हैं? मैदानी क्षेत्र स्थित हैं। जैसे हम बात करते हैं भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड के अगर उस वैसे बात करते तो 2.4% और जनसंख्या के बारे में आप जानते ही हैं, लगभग 17%, 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो क्लियर है? तो अब इससे आगे हमारा जो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका भाई प्रायद्वीपीय पठार में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके 1 नंबर पर, और जिसमें कि हम बात करेंगे आपके अरावली रेंज के बारे में। अरावली पर्वत के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा अरावली पर्वत है भाई किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से ये किस राज्य में फैला हुआ है, इसके समानांतर और कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, हम उन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। और इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी आपकी? प्रायद्वीपीय पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या है? अरावली पर्वत। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, बता सकते हैं। निरंतर आपकी कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूं साथ ही साथ में, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसका जवाब भी आपको मिलता रहेगा और मिलता रहता है। या आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं भाई और पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके अरावली पर्वत पर। किसकी बात करेंगे? अरावली पर्वत पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई अरावली पर्वत पर हम बात करेंगे। चलिए आप हम चलते हैं राजस्थान। कहाँ पहुँचते हैं हम लोग? हम एंट्री करेंगे भारत के राजस्थान में। चलिए हम राजस्थान चलते हैं अब। और राजस्थान में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। और भाई आपको पता है राजस्थान जो है कि टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत सारी जगह ऐसी है वहाँ टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, और बहुत सारी घूमने की जगहें भी वहाँ पर अच्छी हैं। और क्या राजस्थान का जो जयपुर बात ही अलग है, पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है भाई, तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हम कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो जयपुर के बारे में भी बात करेंगे, राजस्थान के बारे में भी बात करेंगे, और भाई अरावली पर्वत के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अरावली के साथ साथ हम कुछ और पहाड़ियाँ भी हैं राजस्थान की, तो हम उन पहाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आप बात करेंगे आपके
अरावली रेंज के बारे में। चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग अरावली रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अरावली रेंज के बारे में ही हमको पढ़ना है, तो हम केवल अरावली रेंज की ही बात करेंगे। देखिए भाई, ये आपका राजस्थान, ठीक है, और ये आपका गुजरात, ठीक है भाई, ये आपका गुजरात और ये आपका राजस्थान। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से हम राजस्थान को कंप्लीट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि भाई अरावली पर्वत के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? अरावली पर्वत के बारे में, या अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि भाई जो अरावली पर्वत है ये गुजरात राज्य के पालमपुर से, कहाँ से भाई? पालमपुर से होते हुए, और ये इस प्रकार से कहाँ तक पहुँच गया भाई? दिल्ली तक पहुँच गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? क्लियर। तो ये आपके पालमपुर से, गुजरात के पालमपुर से, और कहां तक जा रहा है भाई? आपके दिल्ली तक जाता है। कहां तक फैली हुई है? दिल्ली तक फैली हुई है। कहां तक? दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात के पालमपुर से कहां तक पहुंची है भाई? दिल्ली तक पहुंचती है। और जो कि लगभग, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें कितने एरिया में ये है, तो भाई ये आपके लगभग 800 किलोमीटर में फैली है। कितने किलोमीटर में है? कितने किलोमीटर लंबी है? 800 किलोमीटर लंबी है। और इस पहाड़ी में ही अनेक पहाड़ियां हैं जो कि इसके साथ मिलकर के काम कर रही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं इस प्रकार से, जिसे हम जरगा पहाड़ी कहते हैं, जो कि इसके साथ यहाँ पर मिली हुई हैं, जरगा पहाड़ी के नाम से। क्लियर। और जैसे कि हम और भी आगे जाते हैं तो भाई और आगे जाने पर मारवाड़ की पहाड़ियों से मिल जाती है। किसकी पहाड़ी से मिलती है? मारवाड़ पहाड़ियों में जाकर के मिलती है, और हर्षनाथ पहाड़ियों में भी जाकर के मिलती है। तो ऐसी अनेक पहाड़ियां हैं जो कि इसके साथ मिलकर के, यानी इस पर्वत के साथ में या इस पर्वत श्रेणी के साथ मिलकर के चलती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ कब, किस प्रकार हुआ? तो आज से लगभग, अगर हम बात करते हैं तो भाई आज से लगभग यानी 600 से 557 मिलियन, किसकी बात कर रहे हैं हम? मिलियन की बात की जा रही है। मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले नवीन यानी एक मोड़दार पर्वत के रूप में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ क्वार्टरजाइट और नीस सैलों के माध्यम से। किसके द्वारा हुआ भाई? क्वार्टरजाइट और नीस सैलों के माध्यम से जो है कि इसका निर्माण किया गया। 600 से 557 मिलियन वर्ष पूर्व पहले की बात की जा रही है, अभी की नहीं बात हो रही है भाई, पहले की बात हो रही है कि भाई 600 से 557 मिलियन वर्ष पहले इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, इस मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। मोड़दार पर्वत का, मोड़दार पर्वत का निर्माण क्वार्टरजाइट और निस्ट और शिष्ट सैलों के माध्यम से हुआ। क्वार्टरजाइट, नीस व
शिष्ट सेल द्वारा किया गया। भाई जब एक बात बताइए, जब प्रेजेंट टाइम में जब ये पर्वत बना होगा तो मोरदार पर्वत होगा। भाई 600 मिलियन वर्ष पहले कोई पर्वत बन करके तैयार हुआ और तो ये भाई कैसा है, अब प्रेजेंट टाइम में कैसा हो गया भाई, अवशिष्ट पहाड़ियां होने के कारण। कैसी पहाड़ी हैं, काफी लंबे समय हो चुका है इस पर्वत को, जिस कारण अब ये कैसा हो चुका है, अवशिष्ट बन गया है और अपरदित हो चुका है, पूरी तरीके से टूटकर गिरने वाला पर्वत है। या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में अरावली अपशिष्ट व वलित पर्वत है। कैसा है, अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष रह गया है और प्रेजेंट टाइम में कुछ विखंडन होकर के टूटती हैं, गिरती हैं और अनेक प्रकार से भाई इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी कारण तो वर्तमान में ये कैसा है, अपरदित पर्वत है। वर्तमान में यह अपरदित है, अपरदित, विखंडित, अपरदित है। यहां तक क्लियर आ गया समझ में भाई। अब इससे आगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया भाई, पालमपुर से कहां तक जा रही है, दिल्ली तक। कहां तक है, दिल्ली तक है। यानी कि यह श्रृंखला पालमपुर से दिल्ली तक है, दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैली है और जिसका सबसे उच्च शिखर, यहां आपका जो है कि इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर बना हुआ है ये, ठीक है भाई, ये इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है और जिसे हम नाम देते हैं गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर स्थित है, ठीक है भाई, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है और इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे ऊंचा जो शिखर है वो यही है। कौन सा है, गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कि गुरु शिखर है। समझ में आ गया। अब इसी पर्वत श्रृंखला में ही दिल्ली के निकट रायसीन हिल, इसे हम रायसीन पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, रायसीन पहाड़ी। रायसीन पहाड़ी है और जिस पर आप सभी लोग जानते हैं कि भाई भारत का पार्लियामेंट, या हम बात करते हैं प्रेसिडेंट भवन, पार्लियामेंट, यानी भारत की सरकारी इमारतें जो है कि इसी पहाड़ी पर बनी हुई हैं, रायसीन पहाड़ी पर ही बनी हुई हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना भाई सभी के, बस समझ में आना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया भाई, राजस्थान के उदयपुर में यह है, इसमें जरगा पहाड़ी इसमें मिलती है। कौन सी पहाड़ी, जरगा पहाड़ी इसमें मिलती है। और ऐसा ही नहीं, अरावली पर्वत को हम लोग जल विभाजक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। रीजन क्या है इसका भाई, जल विभाजक क्यों कहते हैं, रीजन इसका यह है क्योंकि भाई इसमें जो हमारी माही नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है, तो वह इसी के समानांतर बहते हुए भाई अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो इस कारण हम इसे, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अन्य नदियों से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो यही है।
जल विभाजक, इसे हम इस कारण कहते हैं, अरावली पर्वत को जल विभाजक का नाम इसी कारण दिया गया है कि भाई ये हमारा जल विभाजक है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं कि भाई अरावली को जल विभाजक के रूप में भी जाना गया है। जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। कौन सी दो नदियों का जल विभाजित करता है भाई? माही नदी और लूनी। माही नदी और लूनी नदी जो है कि इसके जल विभाजक के कारण बात करती हैं। और ऐसा ही नहीं है, इसमें भाई और भी कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि हम लोग बात करते भाई चंबल का मैदान, चंबल नदी का जो मैदान है, चंबल का बेसिन की हम बात करें, चंबल बेसिन की बात करें या बनास की बात करें, तो ये कई सारी नदियां हैं जो कि भाई इसी के समानांतर बहती हैं। अरावली पर्वत से ही अटैच होकर के या ऐसे मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करता है जो कि इन नदियों के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका भाई अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली रेंज है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप इसे नोट कर लीजिए भाई एक बार, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अरावली पर्वत क्या काम करता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भाई, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ भाई, ले लिया होगा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पठार है, सबसे महत्वपूर्ण पठार माना गया है और जिसके में से अनेक प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनेक प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जिसे हम बात करते हैं भाई मालवा का पठार। हम किसकी बात कर रहे हैं? मालवा के पठार की बात की जा रही है कि भाई जो मालवा का जो पठार है किस प्रकार से फैला हुआ है और कहां फैला हुआ है। ठीक है, इसे मैं रफ कर लेता हूं भाई एक बार, और आपको जो नोट करना हो कर लीजिए। और जो कोई पॉइंट आपका रह गया है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट है जो लगता है कि अरावली पर्वत से कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने अरावली पर्वत पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, अरावली पर्वत से इससे एग्जाम में और कुछ नहीं जाएगा। मैं यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूं कि भाई इस माउंट आबू में ही जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है कि आपके इसी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। प्रसिद्ध जैन मंदिर है दिलवाड़ा, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में ही स्थित है। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे आपके मालवा का पठार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पठारी भाग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई यहां तक तो ये आपके क्लियर हो चुका है, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे मालवा के पठार पर। तो आप में से कोई बताएगा भाई, कमेंट्स करके बता सकते हैं मालवा का पठार कैसा पठार है। भारत में मालवा के पठार को किस अन्य नामों से भी जाना गया है? कौन कौन से इसके अन्य नाम हैं जो कि हम मालवा के पठार को बता सकते हैं कि ये हमारा मालवा का पठार है? कौन बता सकता है भाई? हाँ भाई, कमेंट्स करके बताइए जल्दी से, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे पूरे मालवा के पठार को, और पूरी तरीके से हम डिस्कस करना है मालवा का पठार, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें। ठीक है भाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा मालवा का पठार। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस पठार से। जो हमारा मालवा का पठार है
भाई मोस्टली सारे के सारे जो पठार के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके दक्कन के पठार, अगर मध्यवर्ती भूमि से कुछ पूछा जाता है तो वो आपसे अरावली रेंज और मालवा के पठार से ही पूछा गया है। और अगर हम दक्कन के पठार की बात करते तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। दक्कन का पठार हम पूरा कंप्लीट करेंगे और एक साथ कंप्लीट करने के लिए भाई आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है कि सुनना पड़ेगा और सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं हम लोग, पहला पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, मालवा यानी कि अरावली पर्वत, और ये हमारा कौन सा है, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। मालवा का पठार, ठीक है भाई, कंप्लीट। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं मैं, मालवा प्लेटू। भाई स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई, इंग्लिश में थोड़ा हाथ कम है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है भाई, मालवा का पठार। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि जो भाई हमारा मालवा का पठार है किस प्रकार से है और कैसे क्या काम करता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये मैंने आपको बता दिया था भाई ये आपकी अरावली रेंज है, ठीक, और ये है आपका विंध्याचल पर्वत, ठीक है भाई, ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है यानी कि ये, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, तो ये है आपका मालवा का पठार। कौन सा है भाई, ये है आपका, या हम थोड़ा और नीचे बनाते हैं, राजस्थान में नहीं जाना हमको, ठीक है, मैं थोड़ा और साइड बना लेता हूँ इसे, तो हमें जो है कि भाई ज़्यादा डाउन नहीं जाना है इसमें, क्योंकि और भी चीज़ें हमें देखनी है। तो ये आपकी भाई विंध्याचल पर्वत है, और जस्ट विंध्याचल पर्वत के नीचे ही आपका सतपुड़ा रेंज है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, और ये आपका भाई इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका मालवा का पठार है, ठीक है। अगर मालवा के पठार की हम बात करते हैं तो मालवा के पूरब में, मालवा के पठार के पूरब में भाई हमारा बघेलखंड का पठार स्थित है। ये हमारा बघेलखंड का पठार है, और ये आपका पूरा भाई राजस्थान का क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है, और इसके पूरब में आपका भाई बुंदेलखंड का पठार, या हम बघेलखंड का पठार कहें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और ये है आपका मालवा का पठार जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है, और जिसके पूरब में बुंदेलखंड का पठार और पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग बसा हुआ है। एक्चुअल में भाई ये क्या है, पठारी जमीन से उभरा हुआ हिस्सा है, समतल क्षेत्र है। कैसा है, समतल क्षेत्र है। अब कई सारी नदियां जो कि इसमें से होकर के निकल रही हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे भाई ये क्या है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इसके एरिया की बात करें, तो भाई वो इस प्रकार से है जैसे कि हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करते हैं, तो लगभग 530 किलोमीटर ये लंबा है, और अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 390 किलोमीटर चौड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मालवा के पठार, मालवा का पठार अरावली, मालवा का पठार
अरावली, अरावली पर्वत और अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया भाई? ये अरावली रेंज, ये विंध्याचल पर्वत साफ दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में है। क्लियर है? नेक्स्ट, मालवा के पठार के पूरब में, मालवा के या मालवा पठार के पूरब में, मालवा पठार के पूरब में क्या है भाई? बुंदेलखंड का पठार है। क्या है? बुंदेलखंड का पठार बसा हुआ है। क्लियर? बुंदेलखंड का पठार है। और जबकि इसके पश्चिम में हम क्या बात करते हैं भाई? जबकि पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। जबकि पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा भाई सभी के। राजस्थान का मरुस्थल है। और अगर इसके दक्षिण की बात करते तो विंध्याचल पर्वत है। ये दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है? और उत्तर में अगर हम ऊपर की ओर बात करते हैं तो भाई उत्तर में इसका क्या है? उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि भाई दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया भाई? विंध्याचल पर्वत बसा हुआ है इसके दक्षिण में। इस पठार का निर्माण, अब हम बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भाई इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी से लावा से हुआ है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। लावा से हुआ है, जिसकी लंबाई, इसकी हम लंबाई की बात कर रहे हैं भाई, लेंथ की बात कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 530 किलोमीटर और अगर चौड़ाई की बात करते हैं 390 किलोमीटर। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भाई एरिया कितना है, तो लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई, अगर किसी का कोई डाउट है तो वह आप पूछ सकते हो कि भाई अरावली पर्वत के, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और केवल हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। हाँ भाई, और आप देख रहे होंगे कि भाई इसका जो ढाल है कैसा है। अगर हम इसके ढाल की बात करते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई मालवा पठार का ढाल गंगा घाटी की ओर है। मालवा पठार का ढाल गंगा घाटी की ओर है। और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में भाई कि भाई मालवा पठार का जो ढाल है किस ओर है। तो किस ओर है भाई? हमारे गंगा घाटी की ओर है। और इसी कारण इसे हम जो है कि बीहड़ पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़ पठार कहा जाता है या खड्डदार पठार कहा जाता है। रीजन, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई इस पठार से होकर
अनेक नदियां जो है कि इस पठार से होकर के गुजरती हैं। भाई चंबल नदी है, ये चंबल नदी इसमें से होकर के गुजर रही है। अब चंबल की सहायक नदियां भी इसी में से होकर के गुजर रही हैं। तो इस प्रकार से ये पठार जो है कि भाई इस प्रकार का बन चुका है। कैसा बन चुका है? इस प्रकार का पठार बन चुका है, और जिसमें कि बहुत सारे गड्ढे बन चुके हैं। यानी कि भाई नदी का स्तर, जल का स्तर अधिक है और बहाव तेजी से है, तो मिट्टी का कटाव हुआ है और उसको किस में बन गया भाई? गड्ढे के तौर पर बन गया है। क्या बन गया है? गड्ढे के तौर पर जमा हो जाते हैं। जैसे कि आपने भाई कई सारी बॉलीवुड की कई सारी मूवीज हैं, तो आप उसमें जो है कि देखिएगा, जैसे कि हम बात करें पान सिंह तोमर, ठीक है, फूलन देवी, तो अनेक प्रकार की कई सारी मूवीज हैं जिसमें कि हम इस क्षेत्र को दिखाया भी गया है। जो डाकू वाला एरिया होता है चंबल, जो डाकू और जो भी चोर वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है कि भाई डाकू पठार के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग डाकू पठार भी कहते हैं, क्योंकि रीजन क्या है? आपने कभी सुना है कि भाई आगरा में डाकू छुपे हुए हैं? आगरा का डाकू मोस्टली सुना हुआ, चंबल डाकू। रीजन, क्योंकि चंबल में भाई छिपने का स्थान बहुत अधिक है। छिपने के लिए बहुत सारे स्थान हैं जो कि इस पठार में जाकर के छिप जाते हैं। गलियां बन चुकी हैं, गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आसानी से यहाँ पर छिपा सकते हैं। तो भाई ये आपका मालवा का पठार है, और जिसमें कि अनेक प्रकार की नदियों के बहने से, बहाव के कारण ये कैसा हो चुका है? अपर्दित हो चुका है। कैसा बन चुका है? अपर्दित पठार है। कैसा पठार है ये हमारा? अपर्दित पठार है, और जिसमें कि भाई बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। खड्ड का मतलब है भाई गड्ढे। क्या हैं? गड्ढे हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहां पर भाई बेतवा नदी है, चंबल है, केन है, तो मोस्टली अनेक सारी नदियां जो है कि यहां पर गुजरती रहती हैं। ठीक है? और ऐसा ही नहीं, अगर हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो भाई हम इसे जो है कि उर्मिल मैदान के नाम से एक सेकेंड ना, क्लियर हो गया भाई? आपके समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके बाद में हम और भी कई सारी चीजें होंगी। तो ये बीहड़ खड्ड जो है कि इसमें उपस्थित हैं, और इसमें अनेक उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। भाई कैसे उर्मिल मैदान का? भाई रोलिंग प्लान्स। कैसे हैं? रोलिंग प्लान्स बने हुए हैं, जो में कि छोटी छोटी और चपटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। कैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं? चपटी। कैसी? चपटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि ग्वालियर की पहाड़ियां। ठीक है भाई? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई मालवा के पठार में कैसे मैदान पाए जाते हैं? उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, जिनमें चपटी पहाड़ियां स्थित होती हैं। और जैसे कि भाई आपकी ग्वालियर की पहाड़ियां। क्लियर है? तो ये आपका मालवा का पठार हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। समझ में आ गया? आपका मालवा का पठार भी कंप्लीट है, और इससे आगे हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम आगे और टॉपिक पर बात करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है, प्रायद्वीपीय पठार। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्रायद्वीपीय पठारों का हमारा पार्ट 1 है, और इसी तरीके से हम पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी हमारे कंप्लीट होगा हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है? तब तक आप सभी लोग बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।